जैसे ही सस्ते और अफोर्डेबल स्ट्रीमिंग सर्विसेज आए जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और हुलू, हमने पायरेसी में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी पिछले कुछ सालों में। मगर जो अभी भी पायरेसी में लगे रहते हैं, वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि टॉरेंटिंग की वजह से ही लगे रहते हैं, क्योंकि उन सब की वजह से वही पॉसिबल हो पाता है। अगर आपको नहीं पता टॉरेंटिंग क्या होती है, ये एक फाइल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है जो कि काफ़ी मुश्किल कर देता है पायरेसी को ख़त्म करने का, क्योंकि इसमें एक सिंगल सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के बजाय टॉरेंट्स में क्या होता है कि आप आपके जैसे हज़ारों लोगों से फाइल डाउनलोड करते हो जिन्होंने पहले से अपने पास फाइल डाउनलोड कर रखी होती है। इसी वजह से पायरेसी वाली साइट्स जैसे द पायरेट बे या किक-एस टॉरेंट्स को अपने साथ कोई भी फाइल खुद होस्ट नहीं करनी पड़ती। वो सिर्फ टॉरेंटिंग लिंक्स को होस्ट करते हैं जो कि दुनिया के अलग अलग पायरेट्स को कनेक्ट कर देती है। तो किसी वजह से अगर अधिकारी उस पायरेसी वाली वेबसाइट को भी हटा देते हैं, तो जो उनके होस्ट है, मतलब जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, उन्होंने जो उनकी लिंक होती है टॉरेंट्स की, वो नई वेबसाइट बना के डाल देनी है जो कि कुछ जीबी में होती है। इसकी वजह से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो एक्साबाइट्स में डेटा होता है उसको इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं, और काफ़ी ईजी हो जाता है वेबसाइट्स को नया बनाना। और इस तरह से बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को ये लोग डाउन भी नहीं कर सकते। और इसी वजह से पायरेट बे जैसी वेबसाइट अगर बंद भी हो जाती है तो अपना सारा डेटा वो दूसरी वेबसाइट पे मूव भी कर सकती है। और आपने जान ही लिया होगा कि जो अधिकारी हैं और कॉपीराइट होल्डर्स हैं, ये भी इस चीज़ से बड़े खुश नहीं है, और ना उस इंसान से खुश है जिसने टॉरेंट्स को बनाया था। ब्राम कोहन इसी की वजह से टॉरेंट्स बना था, मगर इसी के साथ साथ कोई भी इनका कुछ भी नहीं कर सकता। तो जान लेते हैं ब्राम कोहन के बारे में और उन्होंने किस तरह से गलती से पायरेसी की नींव रखी। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो ब्राम का जन्म 12 अक्टूबर 1975 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और उनकी माता स्कूल टीचर थी। तो ऐसा लगता है कि उनके फैमिली के पास कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कतें नहीं होंगी। बहुत ही छोटी एज से एक चीज़ तो क्लियर थी कि ब्राम जो है बाकी बच्चों की तरह नहीं थे। उनके काफ़ी ज़्यादा मेच्योर इंटरेस्ट थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ करी थी स्टेम रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स और इन्हीं चीज़ों में। एग्जाम्पल के तौर पर जब वो 5 साल के थे, उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक को पढ़ा था। और हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए थी, जब ब्राम 5 साल के थे तो उस समय का दौर था 1980 का। आज भी 5 साल का बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस सीखने की कोशिश करता है तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है वो। मगर आजकल तो बहुत ज़्यादा बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी होती है उनके पास, इसी वजह से अच्छा लगता है। मगर 1980 के दौर में एक आम इंसान को ये भी नहीं पता था कंप्यूटर उन्हें किस काम का होगा। प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होने के अलावा ब्राम ने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स जैसे कि यूएसए मैथ ओलंपियाड, इनमें भी पार्टिसिपेट किया था। और हालांकि पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे, मगर ऐसा नहीं था कि ब्राम को स्कूल का आइडिया भी पसंद था, क्योंकि वो एक के बाद एक डिग्री नहीं ले रहे थे जैसे कि बाकी समझदार जीनियस लोग लेते हैं। मगर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो को अटेंड किया। जैसे ही उन्हें जॉब के ऑफर्स आने लगे, उन्होंने उसे भी छोड़ दिया और बाद में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ब्राम का कैरियर 1990 के तरफ उस समय बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रहा था। ये तो स्पष्ट नहीं था कि ब्राम बड़ी टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट या सिस्को में काम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक स्टार्टअप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर किसी भी तरह से हो, इन्हीं चीज़ की वजह से उन्होंने कई बार अपनी नौकरियां बदली और कई बार स्टार्टअप्स बदले। और हर स्टार्टअप के जिसके अंदर उन्होंने काम किया वो ज़्यादा तो उनके लिए अच्छा तो नहीं था, मगर उसकी वजह से उनके पास काफ़ी सारी यूनिक कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ आए। और इसकी वजह से उन्होंने जब आखिरी में मोजो नेशन में नौकरी करी, मोजो नेशन एक डिसेंट्रलाइज मेथड बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है उसे स्टोर करने और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही थी। उसके पीछे आइडिया ये था कि एक फ़ाइल के इनक्रिप्टेड टुकड़े कर लो ओरिजिनल फाइल के और उसको अलग अलग कंप्यूटर्स में डाल दो। इसकी वजह से अगर पूरी फाइल डाउनलोड करनी है तो सारे कंप्यूटर्स की मदद चाहिए होगी। इसी वजह से अगर हैकर को एक कंप्यूटर मिल भी जाता है तो पूरी फाइल अपने हाथ नहीं ला सकता। अब ये तो पता नहीं था कि ये जो डिसेंट्रलाइज इंक्रिप्शन का मेथड है वो काम आया या नहीं आया बाद में, मगर ये जो आइडिया था उसने ब्राम को इंस्पायर किया और उन्होंने ये सोचा कि फाइल शेयरिंग के मामले में काफ़ी परफेक्ट आइडिया है ये। 2001 की अप्रैल में ब्राम ने मोजो नेशन को छोड़ दिया और उन्होंने ये सोचा कि उनकी फ़ाइल शेयरिंग के आइडिया को लाइफ में लेकर आया जाए।
और उसके अगले साल उन्होंने पहला बिटटॉरेंट का क्लाइंट को बनाया पाइथन के अंदर, और इसी के बाद उन्होंने उसका बीटा वर्जन भी कंप्लीट कर लिया सॉफ्टवेयर का, जो कि काफ़ी सही से काम कर रहा था। मगर ब्राम को ये पता था कि सक्सेस का एक कारण होगा उसका प्रोग्राम नहीं, बल्कि लोग अगर उसका प्रोग्राम जब देखेंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने अपने रूममेट के साथ काम किया जिसका नाम था लेन सेसमैन, और इसी के बाद उन्होंने एक टेक कॉन्फ्रेंस बनाई जिसका नाम आपने सुना भी होगा, जिसका नाम था कोडकॉन। उसके बाद से बड़े बड़े लोग जैसे सर्गी ब्राइन और एलॉन मस्क ने भी कोडकॉन पे प्रेजेंटेशन दी, मगर ब्राम और बिटटॉरेंट जो थे वो कोडकॉन के पहले शो के स्टार थे। इसकी वजह से ब्राम को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली टेक वर्ल्ड में, मगर उनकी ये ऑडियंस नहीं थी जो उसने टारगेट करना चाहते थे। सो ब्राम ने एक नया आइडिया बनाया जिसकी वजह से वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। 2002 की गर्मियों में ब्राम बाहर आए और उन्होंने काफ़ी सारी अश्लील फिल्मों को लोगों को फ्री में बांटी बिटटॉरेंट के थ्रू। ये स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम किया, मगर ब्राम खुद को एक अडल्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की तरह नहीं दिखाना चाहते थे। और जब उनका यूज़र बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने फिल्म को सीड करना बंद कर दिया। मगर इस पॉइंट पर बहुत सारे बिटटॉरेंट के यूज़र्स को ये पता चल गया था इसका पोटेंशियल क्या होने वाला है, और इसके वजह से आजकल हमने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे रिलायबल क्राउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल ड्राइव और मेगा, जो कि लोगों को बहुत जीबी के फाइल्स को डाउनलोड करने में मदद कर देती है काफ़ी कुछ ही मिनटों में। मगर 20वीं सदी की शुरुआत में अगर हम बात करें तो ऐसी बड़ी फाइलों को डाउनलोड करना, इधर उधर भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ता था, क्योंकि स्टोरेज की और बैंडविड्थ की इंटरनेट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो कोई भी ऐसी फाइल्स को होस्ट करना नहीं चाहता था। मगर बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि एक इंसान के पास सारी फाइल्स होस्ट करने का झंझट नहीं होता था, बल्कि ये सारी फाइलें 100 या हज़ारों लोगों में डिवाइड हो जाती थी और वो उन्हें होस्ट कर लिया करते थे। और क्योंकि एक आम इंसान को उनकी बैंडविड्थ यूजेज पे चार्ज नहीं किया जाता था, इसकी वजह से ज़्यादातर होस्ट के लिए वो फ्री था। और इन चीज़ों को देखते हुए मुझे ये नहीं लगता कि आप इस बात को सुन के हैरान हो जाओगे कि बिटटॉरेंट बड़ी बड़ी फाइल शेयर करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया था। और बिटटॉरेंट जो लोग यूज़ कर रहे थे वो 4 GB के वर्ड डॉक्यूमेंट से एक्सेल स्प्रेडशीट शेयर नहीं करते थे। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली फाइल शेयर होती थी वो बहुत बड़ी होती थी बिटटॉरेंट में शेयर करने के लिए, जो कि होती थी मूवीज़, गेम्स और सॉफ्टवेयर। और यूज़र्स को ये स्टार्ट हुआ रियलाइज़ करना कि कितनी आसानी से वो इतनी बड़ी फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं बिटटॉरेंट की वजह से, और वो प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी की नींव बन गया। अब क्योंकि बिटटॉरेंट का काफ़ी बड़ा रोल था पायरेसी के अंदर, तो आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि जो अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा टारगेट था बिटटॉरेंट। मगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो बिटटॉरेंट और ब्राम को चार्ज नहीं कर सकते थे कॉपीराइट इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि ब्राम ने क्लियर कर दिया था कि उन्होंने बिटटॉरेंट पायरेसी के लिए नहीं बनाया। उनका जो मेन गोल था वो ये था कि वो उनके यूज़र्स जो है बड़ी बड़ी फाइल्स जल्दी से और बहुत सस्ते में डाउनलोड कर सके, और पहले इसकी तरह उन्हें झंझट का सामना ना करना पड़े। तो इसी की वजह से उन्होंने ये कहा कि बस ये तो गलती हो गई कम्युनिटी वालों की कि उन्होंने इन्हें गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जबकि वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कॉपीराइट के उल्लंघन करने के लिए, तो अधिकारी उसका कुछ कर भी नहीं सकते थे। मगर इसका मतलब तो यही हो गया कि FBI जो है फेसबुक के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, क्योंकि स्कैमर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके बिटकॉइन के स्कैम कर रहे हैं। और ये कहने के साथ साथ ही पायरेसी जो है वो बिटटॉरेंट का बहुत ही बड़ा एक पार्ट हो गया था। जैसे बिटकॉइन और व्हाट्सएप के स्कैम वो तो काफ़ी छोटे रह जाते हैं। इसी वजह से जो अधिकारी है वो बहुत बार तरीके ढूंढ रहे थे कि किस तरह से बिटटॉरेंट या ब्राम के अगेंस्ट वो केस कर सके। मगर ब्राम को ये सारी चीज़ें पता थी और वो काफ़ी सेफ खेल रहे थे लीगल साइड में भी। उन्होंने कुछ भी पायरेट नहीं किया खुद की तरफ से, और उन्होंने किसी को कहा भी नहीं कि पायरेट करना चाहिए, पायरेसी करनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदली जिस तरह से बिटटॉरेंट को किसी भी और चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सके। ये तो ब्राम की लीगल बातें थी, मगर अगर उनकी नैतिक बातों की बात करें तो वो बिल्कुल अलग थी। ब्राम को ये लगता था कि जो कॉपीराइट जो रखते हैं, होल्डिंग करते हैं उन कॉपीराइट की, उनको ज़िंदगी जीनी चाहिए अच्छे से, और हर एक चीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए जो कि पायरेसी को बढ़ावा देती है। वो ये कहते हैं अगर कॉपीराइट वाला कंटेंट जैसे मूवीज़ वगैरह हो गई, वो अगर सस्ते दाम में दी जाए और आसान तरीके से सबको मिल जाए तो कोई भी पायरेट नहीं करने वाला। और ये बात सही भी होती है, क्योंकि हमें ये भी पता है म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ 2020वीं सदी में क्या हुआ था। वो बहुत कॉमन ज़्यादा था कि म्यूज़िक को पायरेट कर लेते थे लोग और MP3 प्लेयर्स और आईपॉड में डाल के सुना करते थे। मगर
जब सर्विसेज जैसे यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक की एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, तो म्यूज़िक की पायरेसी बिल्कुल ही कम हो गई। क्योंकि आप क्यों जाना चाहेंगे ऐसी वेबसाइट पे जहाँ पे आपके कंप्यूटर या फ़ोन में वायरस आ सकता है, जबकि आप यूट्यूब या स्पॉटिफाई में उस गाने को लीगली सुन सकते हो फ्री में या फिर एड्स देखकर किसी भी तरह से। तो मुझे लगता है कि जो ब्राम ने कहा वो बिल्कुल सही बात थी, मगर जो भी अधिकारी थे और कॉपीराइट होल्डर्स थे वो किसी भी तरह से पीछे हटने नहीं वाले थे। अब क्योंकि कॉपीराइट होल्डर्स किसी भी तरह से सीधे तरीके से बिटटॉरेंट को नीचे नहीं गिरा सकते या ख़त्म नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक काम किया कि जो कंटेंट शेयर कर रहा है उन्हीं के पीछे जाना समझा अच्छा। इसी की वजह से बिटटॉरेंट जब शुरुआत हुई थी उसकी, कुछ ही समय बाद उसके जो कॉपीराइट मटेरियल वाले लिंक्स थे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसने हटा दिए। जब 2005 में उसने 7 अमेरिकन स्टूडियोज़ के साथ डील करी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो अपनी वेबसाइट से सारी पायरेसी रिलेटेड लिंक्स हटा देंगे, और इसी की वजह से बाकी वेबसाइट जैसे द पायरेट बे और केकास्ट टॉरेंट्स का जन्म हुआ। हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मगर इस वीडियो में हम सीडर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सीडर्स जो है वो बेसिकली होस्ट होते हैं जो दुनिया में अलग अलग जगह फैले होते हैं, जो कि पायरेसी वाले कंटेंट को अवेलेबल करते हैं। अब क्योंकि कॉपीराइट होल्डर्स बिटटॉरेंट को तो नीचे नहीं गिरा पाए, बंद नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि अब सीडर्स को ये करना चाहिए। अब क्योंकि कॉपीराइट होल्डर्स ने ऐसा किया कि उनके आईपी एड्रेस से जुड़ना शुरू कर दिया सीडर्स के, और उनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट किया और कहा उनका इंटरनेट काट दो। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको लग रहा होगा कि सीड क्यों करना चाहेगा कोई भी कंटेंट, मगर ये बात है कि पायरेसी कम्युनिटी के अंदर ही एक काफ़ी भलाई का काम और अच्छी चीज़ हो जाती है आप सीड करना, अगर आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो। अगर सीड करके आप डाउनलोड करने के बाद भी सीड नहीं करते हो, तो आप फिर भी सीड करोगे। जैसे ही आप फाइल डाउनलोड करते हो उसी के टाइम सीड भी होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एवेंजर्स एंड गेम को पायरेट कर रहे हो और आपकी प्रोग्रेस बार में 80% डाउनलोड हो चुका है, मतलब आपने पहला 80% डाउनलोड कर लिया है, और उसका आप जो लास्ट का 20% है उसे भी आप सीड करते जा रहे हो। और इसी की वजह से जो कॉपीराइट होल्डर्स है उन्होंने काफ़ी अच्छा कर लिया था, माहिर कर लिया था खुद को सीडर्स को पहचानने में और उसका इंटरनेट बंद करने में भी। तो इसी की वजह से काफ़ी सारे पायरेट्स ने वीपीएन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और अगर आप किसी भी तरह का पायरेटेड कंटेंट आप दे रहे हो तो इसकी वजह से आपको पेड वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे वाले, जिसमें से एक है एक्सप्रेस वीपीएन। और काफ़ी सस्ता ऑप्शन इसका जो आ जाता था वो अराउंड 7,500 एक साल का आता था। डिज्नी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट था वो भी अराउंड 5,500 का पड़ता था। और इसी की वजह से आप देख सकते हो कि कुछ ना गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि लोग वीपीएन पे ज़्यादा पैसे लगा रहे थे बजाय स्ट्रीमिंग सर्विसेज के। तो इसी की वजह से ब्राम यही कहना चाहते थे, और मगर कॉपीराइट होल्डर्स ने फिर भी नहीं सुनी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली और बहुत सारा कोशिशें करी इन चीज़ों को नीचे करने के लिए। पायरेसी कम्युनिटी के फाउंडर्स की आगे कोई ज़्यादा ज़िंदगी नहीं होती पायरेसी वेबसाइट के बाद, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारे चार्ज लगा दिए जाते हैं और उनके पास करोड़ों, जो कॉपीराइट होल्डर्स हैं उनकी करोड़ों का उसमें लग जाता है चार्जेस। मगर अगर वो भाग भी जाते हैं तो मगर ये बात तो होती है कि ब्राम हमेशा ये कहते हैं कि लीगल साइड पे वो रहे लॉ के, और इसी के साथ साथ कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। मगर उन्होंने इस फ्रीडम का इस्तेमाल किया बिटटॉरेंट से भी आगे जाने की, क्योंकि 2017 में उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी खोली चिया नेटवर्क, और उसमें उनका जो मेन गोल था वो ये था कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको दूर ले जाना चाहिए प्रूफ ऑफ वर्क से और उसको रखना चाहिए प्रूफ ऑफ स्टेक की तरह। अगर आपको समझ नहीं आया उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि माइनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिया ने अपना जो कॉइन है वो मई 2021 को लॉन्च किया था, और तब से वो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रहा, बल्कि जो उसका पीक आया था उससे भी 95% नीचे चल रहा है अभी वो। मगर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो कब वो कॉइन लॉन्च हुआ था तो वो ऑल्ट कॉइन के बुल मार्केट जब सबसे ऊपर था उस टाइम लॉन्च हुआ था। तो इसकी वजह से जो क्रिप्टो कंडीशन है वो चिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मगर इस बात के कहने के साथ साथ ही मुझे थोड़ा शक होता है कि बहुत सारे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं उसी की तरह, जैसे सोलाना और कार्डेनो, तो मुझे लगता नहीं है कि इनके साथ साथ चिया का भी ज़्यादा ऊपर बढ़ने वाली है। मुझे लगता नहीं है कि ब्राम इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचते भी होंगे, क्योंकि उनकी जो नेटवर्थ है एस्टिमेटेड वो है $15 मिलियन की। और दिन के आखिर में ब्राम ने एक ऐसे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने ऐसा फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल बनाया जो कि आज प्राइवेसी को दावत देता है, और आप जो देख सकते हैं प्राइवेसी के उस पर। मगर
एक बात तो ज़रूर है कि पायरेसी कम्युनिटी के अंदर ही जो सारे अधिकारी वगैरह है वो ब्राम का कुछ भी नहीं कर सकते जिन्होंने बिटटोरेंट बनाया, क्योंकि वो पायरेटिंग और इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया था उन्होंने। इसी की वजह से वो काफ़ी फ्री लाइफ जी रहे हैं और बाकी पायरेसी वाले फाउंडर्स की तरह उनको ज़्यादा कुछ लोड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और उनके जो भी बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं करी जितनी उन्होंने बिटटोरेंट से हासिल करी थी। तो ये थी कहानी टोरेंटिंग के राजा की, जिसका FBI भी कुछ नहीं कर सकती। और क्या आपने कभी बिटटोरेंट यूज़ किया है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप टोरेंटिंग को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को भी चेक कीजिएगा हमारी वीडियोस बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरह के सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।